वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 17 ऑफ माय फेरी मैज लव। इतना बोल अनाया मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाती है और कृतिका गुस्से से सूर्य को घूरते हुए वहां से चली जाती है। समर जी सूर्य को देखते हुए कहते हैं, बहुत प्यारी लड़की है ये कृतिका, चेहरे से ही उसकी मासूमियत झलकती है। कोई इतनी प्यारी लड़की से कैसे गुस्सा होकर उसे छोड़ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसने इतनी बड़ी कोई गलती की होगी। पिता की बात सुनकर सूर्य की नजरें भी उस तरफ चली जाती है जहाँ से कृतिका अभी गई थी। वह खुद से बोलता है, गलती तो की है उसने और उसी की सजा मिल रही है उसे, क्योंकि हर रिश्ते में ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है और उसने वही चीज़ नहीं दी मुझे। इतना बोल वो अपने पिता को देखकर पलकें झपकाता है और वहां से चला जाता है। देखते ही देखते शाम से रात हो गई। पूरे प्रताप विला को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि अनाया ने किया था। वे भी बस समर जी को दिखाने के लिए और कृतिका को जलाने के लिए। करे भी क्यों नहीं, उसके पास एक सुनहरा मौका था सूर्य के करीब आने का, और वो इतना अच्छा मौका अपने हाथों से कैसे जाने दे सकती थी। सूर्य का कमरे में सूर्य तैयार हो रहा था। उसने भी ब्लैक टैक्सीडो सूट पहना था, हाथों में प्लेटिनम की घड़ी, ब्लैक जूता और बहुत सलीके से सेट किए हुए बाल। वो आईने के सामने खड़ा होकर बस अपने बाल ही बना रहा था। तभी उसे अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस होता है, जिसे एक वे देखो तुरंत उस हाथ को झटकते हुए पीछे पलटता है और अनाया को गुस्से से घूरते हुए कहता है, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की, भूलो मत मैं सिर्फ अपने डेट के कारण तुम्हें उनके सामने अपनी अपनी बीवी मान रहा हूँ, नहीं तो सच तो तुम भी जानती हो मेरी बीवी सिर्फ और सिर्फ कृतिका है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सूर्य के मुंह से खुद के लिए कड़वी बातें सुनकर अनाया मुस्कुराकर कहती हूँ, जानती हूँ सब तुम्हारे दिल में बस कृतिका है और मैं उसकी जगह लेना भी नहीं चाहती, तुम टेंशन मत लो। इतना बोल वो अपनी साड़ी का पल्लू लहराते हुए कहती है, वैसे सूर्य मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। अनाया की बात सुनकर सूर्य की नज़र उस पर जाती है। अनाया ने अभी ब्लैक नेट की साड़ी पहनी थी जिस पर ढेर सारे चमकते स्टोन का वर्क था। उसने जानबूझकर ब्लैक साड़ी पहनी थी क्योंकि उसे पता था कि सूर्य को ब्लैक साड़ी कितनी ज़्यादा पसंद है। उसे शायद विश्वास था कि पहले की तरह आज भी सूर्य उसे ब्लैक साड़ी में देखकर अपने होश खो बैठेगा। अनाया की उम्मीद को तुरंत चकनाचूर करते हुए सूर्य अपने कदम रूम के बाहर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ठीक समझी तुम, मुझे अभी भी ब्लैक साड़ी पसंद है, लेकिन अब सिर्फ अपनी कृतिका के ऊपर। बस सूर्य की बातें सुन कृतिका के पूरे शरीर में आग लगा देती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वे अपना हाथ जोर से ड्रेसिंग टेबल पर मारते हुए कहती है, बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर से उस कृतिका के प्यार का भूत उतार कर रहूंगी, क्योंकि अगर मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके का पूरा इस्तेमाल करूंगी। इतना बोल वे एक ही बार स्माइल करने लगती है और थोड़ी ही देर में खुद को शांत कर आईने के सामने बैठकर खुद को अच्छी तरह तैयार करने लगती है। इधर सूर्य अपने कमरे से निकलकर अपना कदम कृतिका के कमरे की तरफ बढ़ा देता है। वे कृतिका के कमरे के दरवाजे तक पहुंचता है, तभी एक सर्वेंट उसके हाथ में एक पार्सल देकर चला जाता है। सूर्य अपने हाथों में वो पार्सल लेकर कृतिका के रूम के दरवाजे को जैसे ही नॉक करने वाला होता है, वो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ है। दरवाजा खुला देख सूर्य की भौहें तन जाती है, क्योंकि कृतिका अभी गेस्ट रूम में थी और इस तरह दरवाजा खुला देखकर सूर्य को कृतिका पर गुस्सा आने लगता है। सूर्य जैसे ही कमरे के अंदर आता है, उसे कृतिका कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे उसे थोड़ी हैरानी होती है। लेकिन तभी उसे बालकनी से कृतिका के सिसकने की आवाज आती है। उसे समझते एक सेकंड भी नहीं लगता कि वे अभी रो रही है। कृतिका के रोने की आवाज सुनकर सूर्य तुरंत अपनी स्पीड बढ़ाकर बालकनी की तरफ जाता है। वहां जाते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी नजर कृतिका पर जाती है, जो बालकनी में लगे सोफे पर बैठकर अपना सर अपने घुटनों में छिपाकर रो रही थी और रह रहकर कुछ बुदबुदा भी रही थी। कृतिका की हालत देखकर सूर्य हल्का मुस्कुराते हुए उसके पास जाता है, उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, रो क्यों रही हो, जबकि तुम हर बात जानती हो। ये सब जो भी हो रहा है इसमें मेरी मंजूरी नहीं, बस मजबूरी है। ये बात तुम भी जानती हो कृतिका, उस औरत को अपनी पत्नी के रूप में देखना मेरे लिए कितना मुश्किल काम है। तो हर बात जानते हुए भी तुम रोकर क्या साबित करना चाहती हो, कहीं तुम मुझे गिल्ट में तो नहीं देख रखना चाहती। सूर्य की बात सुनकर कृतिका अपना चेहरा अपने घुटनों से निकालकर उसे देखते हुए कहती हूँ, क्यों मैं आपको गिल्ट में रखूंगी, आप तो सूर्य सी प्रताप हो, कभी आप गलत काम कर ही नहीं सकते। इतना बोल वो अपनी जगह से खड़े होते हुए कहती है, आपकी मजबूरी मंजूरी में बदल जाएगी। सूर्य आप खुद भी नहीं जानते अपनी बातें, कहकर कृतिका जैसे ही वहां से जाने लगती है, सूर्य उसकी बाह पकड़कर उसे दोबारा खुद के सामने करते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, कहना क्या चाह रही हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उस औरत से दोबारा प्यार कर बैठूंगा? आखिर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम कृतिका? आखिरी की बात उसने हल्का सा चीखते हुए कही थी। सूर्य के गुस्से को देखकर कृतिका थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन फिर भी वह खुद को संभाल कर अपनी लाल आंखों से सूर्य को घूरते हुए कहती है, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं आपके लिए जान से कृतिका हो जाऊंगी, आपके दिल में रहने वाली, मैं आपके कमरे तक में भी अब नहीं टिक पाई? नहीं सोचा था ना सूर्य, लेकिन देखो हो रहा है ना ये। इतना बोल कृतिका खुद को संभाल नहीं पाती और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए ही कहती है, आप देख लेना सूर्य, मैं भी आपके कमरे से निकली हूं ना, बहुत जल्द आपके दिल से भी निकल जाऊंगी, या फिर शायद निकल भी गई हूँ। कृतिका की बातें सूर्य के गुस्से को और हवा दे जाती है। वो कृतिका के बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब करता है और दांत पीसते हुए कहता है, पहली बात तो यह है कि जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार
तुम खुद हो जान से कृतिका तक का सफ़र तुमने खुद तय किया है। और दूसरी बात ये कि तुम अपने दिमाग में बैठा लो कि मेरे दिल में और मेरे कमरे में बस तुम थी और वहाँ किसी और के लिए कोई भी जगह नहीं है, भले ही वो जगह खाली ही क्यों ना हो। और अगर मेरी बात तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में घुस गई हो तो तैयार होकर बाहर आओ, कपड़े मैंने रख दिए हैं तुम्हारे बेड पर। सोरी अपनी बातें कहकर अपने हाथ के अंगूठे से कृतिका के आंसू पोंछकर वहां से जाने लगता है। तभी कृतिका गुस्से में उसको ज्यादा देखकर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं आना मुझे आपकी बीवी की ऑर्गेनाइज की हुई किसी भी पार्टी में, और नहीं पहनना मुझे आपके लाई हुई कोई भी ड्रेस जीजाजी। कृतिका के मुंह से फिर एक बार जीजाजी सुनकर सोरी के कदम अपनी जगह ही रुक जाते हैं। वो पीछे पलटकर एक इविल स्माइल लिए अपने कदम कृतिका की तरफ बढ़ाता है और उसे देखते हुए कहता है, अच्छा तो मेरी साली जी की इतनी हिम्मत कि वो अपने जीजा जी की बात नहीं मानेगी। इतना बोलो कृतिका की कमर में हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने से लगाकर कृतिका के कान में धीरे से कहता है, वैसे ये कहावत तो सुनी ही होगी ना, साली होती है आधी घरवाली और तुम मेरी पूरी की पूरी घरवाली हो। इस नाते तो मेरा पूरा हक है कि तुम अपने हाथों से अपने पति की बर्थडे के लिए तैयार कर सको। इतना बोल वो बहुत सावधानी से कृतिका को अपनी गोद में उठाकर रूम के अंदर चल पड़ता है। कृतिका की साड़ी का आंचल उसके कंधे पर सेट करते हुए सोरी उसे पिन से सिक्योर कर आईने में कृतिका को देख कर कहता है, जितना दिमाग है उतना चलाया करो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मानता हूँ अभी हमारे बीच दूरियां है, लेकिन इस का मतलब यह नहीं कि उन दूरियों के बीच कोई तीसरा आ सकता है। तुम बच्ची हो, किसी की भी बातों में आ सकती हो, मैं नहीं। सोरे की बातें सुनकर कृतिका रोते हुए उसके गले लग जाती है और फक फक कर रोने लगती है। शायद उसको भी किसी की जरूरत थी जो उसे संभाले, इस कारण उसने सूर्य का ही सहारा लिया। कृतिका को खुद के सीने से लगते देख सूर्य उसके बालों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ, अब रो क्यों रही हो? जानता हूँ उसको मेरे साथ देखना दिल तोड़ रहा होगा तुम्हारा, लेकिन अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ मजबूर हूँ, क्योंकि मैं डैड को फिलहाल कोई झटका नहीं दे सकता जिसे वो बर्दाश्त कर पाए। तुम जानती हो, अगर उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी तो वो वापस कोमा में जा सकते हैं, जो अब मुझे मंजूर नहीं। वहीं कृतिका जो चुपचाप बस सूर्य की बातें ही सुन रही थी, अचानक उसकी नज़र आईने से होते हुए सूर्य की पीठ पर जाती है। सूर्य के शर्ट पर खून देकर कृतिका सूर्य से अलग होकर तुरंत उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये देखकर सूर्य उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या कर रही हो? सूर्य का रोकना कहीं ना कहीं कृतिका को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आज से पहले सूर्य ने कभी भी कृतिका को खुद से छूने से मना नहीं किया था। लेकिन सूर्य की बात को नजरअंदाज कर कृतिका वापस उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। उसको खुद की बात ना मानते देख सूर्य हल्का गुस्सा होकर अब उसके हाथ को झटक कर 2 कदम पीछे होते हुए कहता है, जब मैं कुछ कहूँ तो बात माना करो। मुझे नहीं पसंद है कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे छुए। अपनी बात कहकर सूर्य उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सूर्य को इस तरह बाहर जाता देख कृतिका भी उसके पीछे पीछे भागते हुए कहती है, सूर्य सुनिए तो, आपके जख्म से खून निकल रहा है, इस कारण में बस आप इसे साफ करने के लिए आपका शर्ट खोल रही थी। सूर्य अपने ही धुन में बाहर चला जा रहा था। वो कृतिका की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। अभी वो दोनों ही कॉरिडोर में थे, तभी अचानक अनाया सामने आकर खड़ी हो जाती है। सूर्य उससे टकराता उससे पहले ही वो खुद को संभाल कर खड़ा हो जाता है। तभी अनाया सूर्य को देख बहुत प्यार से कहती है, क्या हुआ जान, गुस्से में कहाँ जा रहे हो? इतना बोलो वो एक नज़र कृतिका को देखते हुए कहती है, क्या क्या तूने, कहीं तूने फिर से इनसे झगड़ा तो नहीं किया जिस कारण ये गुस्से में है? कितनी बार कहा तुमसे इन्हें मजाक नहीं पसंद, तो तू उनसे मजाक मत किया कर, तू सूर्य से दूर रहा कर। कृतिका अनाया की बातों से कृतिका और सूर्य दोनों को एक साथ गुस्सा आ जाता है। जैसे ही सूर्य कुछ कहने वाला होता है, तभी उसके कान में अपने डैड की आवाज़ आती है और हमें अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को शांत करने लगता है। समर जी बहुत देर से वहां थे और सब बातें सुन रहे थे, या फिर यह बोले कि उनको देखकर ही अनाया सूर्य के करीब आने की कोशिश कर रही थी। समर जी सूर्य के पास आकर उसकी पीठ पर लगे खून के धब्बे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कुछ कहते उससे पहले ही अनाया मौके का फायदा उठाते हुए सूर्य के कंधे पर अपना हाथ रखकर चिंता जताते हुए कहती है, सूर्य आप भी ना कभी अपना ख्याल नहीं रखते, आपके जख्म से खून बह रहा है और आपको कोई फर्क नहीं बढ़ रहा है। अनाया के मुंह से ये सुनकर कि सूर्य की पीठ पर कोई जख्म है, समर जी हैरानी से सूर्य को देखते हुए कहते हैं, सूर्य आपकी पीठ पर जख्म है, लेकिन किस चीज का, और आपने अभी तक मुझे बताया नहीं। इतना बोल वो अनाया की तरफ देखते हुए कहते हैं, और बहू आपने भी नहीं बताया मुझे कुछ, लेकिन सूर्य को जख्म हुआ कैसे, क्या हुआ है? सूर्य को समर जी की बातें सुन से सूर्य जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, उससे पहले ही अनाया उसका हाथ पकड़कर समर जी को देखकर कहती है, डैड वो कुछ दिन पहले कृतिका को बचाते हुए सूर्य को गोली लग गई थी, या आप ये बोले कि इन्होंने कृतिका के हिस्से की गोली खुद के ऊपर ले ली थी? अनाया का जवाब सुनकर सूर्य और कृतिका दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं, लेकिन उनकी नजरों को पूरी तरह इग्नोर कर
अनाया सूर्य की बाह पकड़कर उसे कमरे में जबरदस्ती ले जाने लगती है। उसके पीछे पीछे कार्तिका और समरजी भी सूर्य के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में सभी सूर्य के कमरे के अंदर होते हैं, जहां समरजी अपने सवालों से भरी नजरों से सूर्य को देख रहे थे। वही कार्तिका अपनी आंखों में आंसू लिए सूर्य को देख रही थी, क्योंकि जो सूर्य थोड़ी देर पहले उसे खुद को छूने से मना कर रहा था और ये कह रहा था कि उसे पसंद नहीं कोई भी उसकी मर्जी के बिना उसे छुए, वही सूर्य अभी चुपचाप चेयर पर बैठा उस औरत को खुद को छूने दे रहा था, जिससे शायद वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। इधर अनाया एक एविल स्माइल लिए सूर्य के शर्ट के बटन को एक एक कर खोलकर उसे साइड में रखती है और उसके जख्म की ड्रेसिंग करने लगती है। आईने में दरवाजे के पास खड़ी कार्तिका को देखकर वो खुद से कहती है, तू देखती जा कार्तिका, कैसे धीरे धीरे तुझसे तेरे शौर्य को छीनती हूँ मैं। आज की पार्टी के सरप्राइज के बाद तो वह बुढ़ा समय मेरे आगे पीछे घूमेगा और उसके साथ तेरे शौर्य को भी घूमना पड़ेगा। शौर्य जो ना चाहते हुए भी चुपचाप बैठा अनाया की जबरदस्ती सह रहा था। जैसे ही उसकी नजर दरवाजे के सामने खड़ी कार्तिका पर जाती है, जो आंसू लिए बस उसे ही देख रही थी। उसने अभी भी बस वही ब्लैक साड़ी पहनी थी जो शौर्य ने उसे पहनाई थी। उसके अलावा उसने कोई श्रृंगार नहीं किया था। ये बस माँ में सिंदूर को छोड़कर कार्तिका को देखते ही शौर्य को कुछ देर पहले खुद की गई हरकत याद आ जाती है और उसे बुरा लगने लगता है कि आखिर क्यों उसने अपने गुस्से में आकर कार्तिका को खुद को छूने से रोका। जब कृतिका से और देखा नहीं जाता तब वे तुरंत वहां से चली जाती है। उसको इस तरह जाता देख शौर्य भी उसके पीछे जाने के लिए उठता है, लेकिन अनाया उसका कंधा पकड़कर वापस उसे चेयर पर बैठा देती है। शौर्य अपने पिता को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी जगह वापस बैठ जाता है, लेकिन उसका मन तो कार्तिका के पीछे ही चला जाता है। इधर कार्तिका अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपने कदम छत की तरफ बढ़ा देती है। कार्तिका को इस तरह रोते हुए छत की तरफ जाते देख युआन भी उसके पीछे हो लेता है। युआन जैसे ही छत पर आता है, उसकी नजर कार्तिका पर जाती है, जो छत के एकदम किनारे पर खड़ी थी। वह हवा इतनी तेज थी कि उसका पूरा शरीर ही उसमें हिल रहा था। कार्तिका को इस तरह देख युआन को लगता है कि वे सुसाइड करने जा रही है और वो ये सोचकर वह दौड़ते हुए जाता है और कार्तिका को पीछे की तरफ खींचकर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ते हुए गुस्से से चीखता है, पागल है आप, खुद को मारने से पहले भूलिए मत कि आपके अंदर मेरे भाई के बच्चे हैं। कार्तिका जो बस अपना दुख भुलाने के लिए हवा में खड़ी थी। युआन की हरकत से पहले तो शौक होती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कार्तिका का गुस्सा और भड़क जाता है। वो युआन से खुद को छुड़ाकर उस पर चिल्लाते हुए कहती है, जानती हूँ कि आपके भाई का बच्चा मेरे अंदर है और आप चिंता मत कीजिए, ये कार्तिका मर भी जाएगा ना, फिर भी आप लोगों को आपका बच्चा देकर जाएगी। कार्तिका की बातें सुन कर और उसका गुस्सा देख युआन को अपनी बातें पर अफसोस होने लगता है, लेकिन वह सफाई देते हुए कहता है, कार्तिका मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, आप गलत समझ रही हैं बच्चे। युआन की बातें सुनकर कार्तिका रोते हुए ही जमीन पर बैठ जाती है और जमीन को घूरते हुए कहती है, नहीं युआन नहीं, अब जाकर तो मैं सही समझ रही हूँ सब। मैंने एक गलती की और सब के सब ने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। अब मेरे जीने और मरने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बस सब मुझे इसलिए झेल रहे हैं क्योंकि मेरे अंदर बच्चा है। कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक नहीं कर रही हो तुम? इस आवाज को सुनकर कार्तिका और युआन दोनों पीछे की तरफ देखते हैं, जहां सूर्य अपनी आंखों में गुस्सा लेकर खड़ा था। सूर्य को देख कार्तिका के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ जाती है। वो उससे अपनी नजर फेर तुरंत जमीन से उठती है और उसे पूरी तरह इग्नोर कर जैसे ही वहां से जाने को होती है, सूर्य तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे रोक देता है। उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, कार्तिका उसका हाथ जोर से झटक कर चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर प्रताप। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरी छत पर गूंजने लगती है। आज सूर्य और युवान दोनों ने ही कार्तिका को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। कार्तिका को इतने गुस्से में चिल्लाकर देख सूर्य वापस उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और दांत पीसते हुए कहता है, चिल्लाओ मत कार्तिका, सब जानते हुए भी कि मैं कुछ भी जबान जानबूझकर नहीं कर रहा। छोटी छोटी बातों का तमाशा मत बनाओ, आखिर तुम चाहती क्या हो? जाकर बता दूं अपने डैड को सारी सच्चाई और वापस धकेल दूं उन्हें मौत के रास्ते में। इतना बोलकर वो एक बार फिर कार्तिका को झटके से छोड़ते हुए कहता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो कार्तिका, और अगर नहीं समझी तो याद रखना, अगर तुम्हारे बचपने के कारण मेरे डैड को कोई भी नुकसान हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। शायद मैं ये भी भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। सूर्य की बातें कार्तिका का दिल तोड़ देती है। वे अपने दूसरे हाथ से उसके सीने पर धक्का देकर अपने भीगी पलकों के साथ सूर्य को देखते हुए कहती है, लव क्या था सूर्य, मतलब अब नहीं करते? एक बात बताओ ना सूर्य, क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मेरे लिए आपके दिल में जो प्यार था वो मिट गया? क्या इतना कमजोर था हमारा रिश्ता? कार्तिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सूर्य उसकी बात काटते हुए कहता है, नहीं कार्तिका, मेरी तरफ से बहुत मजबूत था। कमजोर उसे तुमने किया है अपनी गलतियों से, और अभी भी तुम
अपनी गलती दोहरा रही हो मुझ पर ट्रस्ट ना करके। जब तक डेट ठीक नहीं हो जाते तब तक मुझे और तुम्हारी बहन के साथ अच्छे से रहना होगा और तुम्हें अब इसकी आदत डालनी होगी। सूर्य की बातें कृतिका को और भी गुस्सा दिलाने लगती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, देखते जाइए मिस्टर प्रताप, जो आग अभी मेरे अंदर लगी है थोड़ी ही देर में आपके अंदर ना लगी तो मेरा नाम भी कृतिका नहीं। इतना बोलकर वे सूर्य के करीब आकर जोर देते हुए कहती है, याद रखना कृतिका और सिर्फ कृतिका। अपनी बात कहकर कृतिका उसका हाथ झटक कर वहां से चली जाती है। सूर्य और युवान दोनों ही उसके शब्दों का मतलब अच्छी तरह समझ रहे थे। कृतिका ने साफ कर दिया था कि अब वह अब अकेली है और उसके नाम के साथ अब किसी का नाम नहीं जुड़ा है, क्योंकि उसकी मिसेज प्रताप वाली जगह सूर्य ने किसी और को दे दी थी, भले ही वे मजबूरी में ही सही। कृतिका के जाने के बाद सूर्य गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारता है और कहता है, क्या करूं मैं, इस लड़के का कुछ समझ नहीं है। इसे अब कैसे समझाऊं कि मैं जो भी कर रहा हूं वो सिर्फ मजबूरी है। फिर वो युवान की तरफ देख कर कहता है, जा और समझा इसे, क्योंकि अगर इसने पार्टी में कुछ भी हंगामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर सूर्य वहां से चला जाता है और युवान अफसोस में आसमान की ओर देखते हुए कहता है, पता नहीं कब इन दोनों के बीच सब ठीक होगा। थोड़ी ही देर में पार्टी शुरू हो जाती है। आयोजन विला के गार्डन एरिया में किया गया था। ना चाहते हुए भी सभी वहां मौजूद थे, सिर्फ समर जी की वजह से। तभी एक स्पॉटलाइट चलती है और अनाया सूर्य की बाहों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए आती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र मेहमानों पर पड़ती है वह हैरान रह जाती है। वहां सिर्फ घर के ही लोग थे, जबकि अनाया ने सूर्य के पूरे ऑफिस स्टाफ को इन्वाइट किया था ताकि वह खुद को सूर्य की वाइफ के रूप में सबके सामने इंट्रोड्यूस कर सके। अनाया को हैरान देख सूर्य धीरे से मुस्कुराते हुए कहता है, जरूरी नहीं कि मैं हर चीज में तो मजबूर ही रहूं, जो करना है करो, लेकिन इन चार दीवारी के अंदर, क्योंकि तुम जानती हो मेरी बीवी सिर्फ कृतिका है और उसकी जगह मैं किसी और को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सूर्य की बातें अनाया को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि उसका आधा प्लान फ्लॉप हो चुका था। इधर सूर्य अनाया से अलग होकर समर जी के पास जाकर उनके पैर छूता है। 5 साल बाद पिता का आशीर्वाद पाकर उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वो चारों तरफ अपनी नजरें घुमाता है। तभी युवान उसके पास आकर गले लगता है और कहता है, भाई अभी वो यहाँ नहीं है और शायद आए भी ना। सोए मुस्कुरा कर कहता है, पागल है वे लड़की, ना आए तो ही अच्छा है। सुना नहीं था क्या धमकी देकर गई थी, और मुझ तुझे तो पता ही है वो जो बोलती है वे करती है। मुझे तो ये सोचकर डर लग रहा है कि वो करने क्या वाली है। तब कुछ सर्वेंट एक ट्राली पर केक लेकर आते हैं। अनाया शौर्य का हाथ पकड़कर कहती है, कम ऑन बेबी, केक कट करते हैं अब। और से फिर से चिपकते देख सूर्य चिढ़ जाता है। वो अपना हाथ छुड़ाकर अपने पिता का हाथ थामता है और कहता है, डैड बहुत इंतजार करवाया आपने, अब और नहीं। इस बर्थडे पर मैं आपके साथ केक कट करना चाहता हूँ। फिर वो अनाया की तरफ एक स्माइल के साथ देखता है और कहता है, हमेशा तो मैं तुम्हारे साथ ही करता आया हूँ, लेकिन आज मैं अपने डैड के साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना जान। उसने जान शब्द पर बहुत जोर देकर दिया था। अनाया के पास हाँ कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो मुस्कुरा कर कहती है, श्योर बेबी, मुझे खुशी ही होगी। ये देखकर समर ये मुस्कुराते हुए अनाया के सर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, सच में भगवान ने बहुत अच्छी बहू दी है तुझे। युवान तुरंत उनकी बीच में काट कर कहता है, डैड अब केक काटो, काटो ना, मेरा फेवरेट केक है। सॉरी केक काटता है और पहले अपने पिता को फिर कर जतिन और युवान को खिलाता है। जब समर जी देखते हैं कि सूर्य ने अनाया को केक नहीं खिलाया तो वे उसे टोकते हैं। अनाया के चेहरे पर जीत की मुस्कान आती है, जो सूर्य की अगली बात सुनकर गायब हो जाती है। सूर्य कहता है, डैड आज इसका फास्ट है, ये मेरे हर बर्थडे पर फास्ट रखती है, मैंने कितना मना किया पर ये सुनती कहाँ है। सूर्य फिर से उसे एक ही स्माइल देता है। अपनी हार होते देख अनाया अब अपनी चाल चलती है। वो सूर्य और समर जी के बीच आकर कहती है, क्या करूँ सूर्य, मैं तुमसे लव ही इतना करती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और आज तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अपना हाथ अपने पेट पर रखते हुए मुस्कुरा कर कहती है, सॉरी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारा सपना अब सच होने वाला है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सौर्य, युवान और जितिन एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी सबको झटका देते हुए कृतिका मुस्कुराते हुए आती है और अनाया से लिपट कर उसे गोल गोल घुमाते हुए कहती है, सच में दी आप प्रेग्नेंट हो, मतलब मैं मासी बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हुई दी, सच में बहुत खुश हूँ। कृतिका का ये अचानक बदला हुआ बिहेवियर अनाया, सौर्य और युवान सबको सदमे में डाल देता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कृतिका के दिमाग में चल क्या रहा है। कृतिका की हरकत सभी को शॉक कर देती है, और सबसे ज्यादा सौर्य और अनाया को। जहां एक तरफ अनाया ने सोचा था कि जिस तरह वो कृतिका के प्यार को अपना बनाने का नाटक कर उसे तकलीफ दे रही है, उसी तरह वो कृतिका के बच्चे को अपना बताकर उसे और भी तड़पाएगी। लेकिन इसके विपरीत कृतिका को खुश देख अनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
कि आखिर वो कर क्या रही है। इधर सूर्य भी कृतिका की हरकत से हद से ज़्यादा कन्फ्यूज था। थोड़ी देर पहले ही उसने कृतिका को रोते बिलखते देखा था और कुछ ही मिनटों में कृतिका का यह रूप देख उसे बहुत हैरानी हो रही थी। तभी उसे कुछ दिन पहले वही कृतिका की बात याद आती है और उसे अब कृतिका की हरकत से डर लगने लगता है। वो जानता था कि कृतिका ज़्यादा देर तक चुप रहने वाली लड़की नहीं है और ज़रूरत पड़े तो वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। सूर्य की नज़रें बस एकटक कृतिका को ही देख रही थी। तभी उसका ध्यान कृतिका के कपड़ों पर गया। उसने उसने साड़ी की जगह ब्लैक सूट में देख उसकी भौहें तन गई। हालांकि कृतिका उस ब्लैक अनारकली सूट में भी बहुत सुंदर लग रही थी। उसका गोरा बदन उस काले लिबास में खिल रहा था। उसके लंबे घुंघराले बाल कमर तक लहरा रहे थे और कानों की बालियां आवाज कर रही थी। तब युवान की नजर सूर्य पर गई। जब उसने सूर्य की नजरों का पीछा किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कोहनी से सूर्य को हल्का सा पुश करते हुए धीरे से कहा, क्या हुआ भाई, खो गए क्या मेरे तूफान महल में? वैसे वो सच में बहुत खूबसूरत लग रही है ना? युवान की बात सुन सूर्य उसे घूरते हुए बोला, हो गया शुरू तेरा। और तुझे मुझे पता है मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वो कुछ और कहता युवान ने कृतिका की तरफ देखते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, भाई अब तैयार हो जाओ। वो अब चुन चुन कर बदला लेगी क्योंकि अब वो घायल शेरनी हो गई है। उस अनाया ने उसके बच्चे पर अपने नाम का धब्बा लगाने की कोशिश की है और ये तो वो कभी टॉलरेट नहीं करेगी। युवान की बातें सुन सूर्य भी थोड़ा गंभीर होकर कहता है, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन अब देखना यह है कि ये करती क्या है। इधर कृतिका मुस्कुराते हुए सूर्य के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर चीखते हुए कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन जीजू, आप पापा बनने वाले हो। इतना बोलकर उस सूर्य का हाथ पकड़कर उसे अनाया के पास ले जाती है। उनका हाथ आपस में थमाते हुए कहती है, मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे छोटू बेबी का। कृतिका की शिरकत ने अनाया और सूर्य दोनों के ही चेहरे के रंग उड़ा दिए। तभी सूर्य अपना हाथ अनाया से छुड़ाते हुए धीरे से कृतिका को अपने करीब खींचता है और दांत पीसते हुए कहता है, बंद करो अपना ये ड्रामा, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कृतिका ने हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या करूँ, चिल्ला चिल्ला कर हम कहूँ कि आप मेरे पति हैं और आपका बच्चा मेरे अंदर है। फिर आपके डेड को कुछ हो गया तो आप तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, है ना मिस्टर प्रताप? अब ये बात उसने सूर्य पर तंज कसते हुए कही थी। सूर्य अभी जवाब देने ही वाला था कि कृतिका मुस्कुराते हुए समर जी के पास चली गई। उनका हाथ थाम कर वे बोली, अंकल आपने तो आशीर्वाद दिया ही नहीं मेरी दी और जीजू को। आज तो डबल खुशी का माहौल है। आखिर आप दादू जो बनने वाले हैं, वो भी दो बेबीज के। कृतिका की बात सुन समर जी मुस्कुराए पर फिर हैरान होकर पूछा, वो सब तो ठीक है बच्चे, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि दो बच्चे? आपको कैसे पता कि ट्विंस है? क्योंकि सूर्य का उर्फ अनाया ने तो अभी बस इतना बताया कि वो माँ बनने वाली है। समर जी का सवाल सुनकर कृतिका को एहसास हुआ कि उसने फूलों में कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। उसने बात संभालते हुए कहा, वो क्या है ना अंकल, मुझे हमेशा से ट्विंस ही चाहिए थे तो मुझे लगा इसलिए बोल दिया। वो कहते हैं ना, जो चीजें बार बार बोलो वो सच हो जाती है। इतना बोलकर कृतिका ने राहत की सांस ली। समर जी ने भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। सच में बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तब एक आवाज सुनकर सभी का ध्यान दरवाजे पर गया, जहाँ एक लंबी चौड़ी पर्सनालिटी वाला आदमी खड़ा था। उसने पेट की पॉकेट में हाथ डाला हुआ था। उस आदमी को देख किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन है और तभी कुछ ऐसा हुआ कि गुस्से से सूर्य की मुठ्ठियां बंद गई। कृतिका उस आदमी को देख मुस्कुराते उसके पास गई और तुरंत उसके गले लग गई। उस आदमी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। यह नजारा देख सूर्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो तुरंत कृतिका के पास गया, उसका हाथ पकड़कर खींचा और उस लड़के से अलग करते हुए चीखा, ये क्या हरकत है कृतिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और मर्द के करीब जाने की? सूर्य को गुस्से में देख समर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सूर्य तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। हो सकता है ये कृतिका का कोई जान पहचान वाला हो। इससे पहले कि समर जी कुछ और कह दे, कृतिका ने फिर से उस लड़के की बाहों में हाथ डाला और मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरे पति हैं अंकल। अब ये चाहते हैं कि हम फिर से एक साथ रहें। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने भी डिसाइड किया है कि पिछली सब बातें भुलाकर अब हम साथ रहेंगे। कृतिका के मुंह से निकला एक एक शब्द सूर्य का गुस्सा बढ़ा रहा था। उसके हाथों की नसें उभर आई थी। किसी और को अपना पति कहना उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसका बस चलता तो उस लड़के को अभी मौत के घाट उतार देता। कृतिका की बात समर जी को भी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उन्हें डर था कहीं वो कृतिका को फिर से धोखा ना दे दे, पर वे कुछ वो नहीं बोले और बस मुस्कुराकर वहां से चले गए। समर जी के जाते ही सूर्य ने गुस्से से कृतिका का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए गार्डन से बाहर मैंसन के अंदर ले गया। सूर्य गुस्से में कृतिका का हाथ पकड़कर उसे विला के अंदर एक कमरे में ले जाता है। उसे अपने सामने खड़ा कर गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, ये सब क्या है कृतिका, आखिर करना क्या चाहती हो तुम? मुझे क्यों मुझे तुम शांति के साथ रहने नहीं दे रही हो? सूर्य की बात खत्म होते ही कृतिका अनजान नजरों से उसे देखती है
और हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, क्या बोले जा रहे हैं आप? क्या कर दिया मैंने? और आप शांति के साथ रहे या अनाया के साथ, मुझे क्या? आपका मन आप किसी के भी साथ रहे। कृतिका का जवाब शौर्य को और भी गुस्सा दिला देता है। वो उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे अपने करीब खींचता है और एक एक शब्द पर जोर देते वह कहता है, जानबूझकर अनजान मत बनो कृतिका, मैं जो कह रहा हूँ वो मजबूरी में कर रहा हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो बस मुझे परेशान करने के लिए कर रही हो। अपनी बात कहकर शौर्य एक लंबी सांस लेता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो जानता था कि अगर उसने गुस्सा दिखाया तो कृतिका उसे और भी उकसाएगी, इसलिए उसने शांति से डील करने का सोचा। शौर्य को खुद पर काबू पाते देख कृतिका मन ही मन कहती है, देखते जाइए मिस्टर प्रताप, आपके और आपकी उस नकली बीवी के सिर से ये मियाँ बीवी का भूत कैसे उतारती हूँ। शौर्य शांत होकर कृतिका से बहुत ही आराम से कहता है, अच्छा बताओ कौन है वो लड़का? पहले तो उसे कभी नहीं देखा ना, ना वो तुम्हारे कॉलेज का है और ना ऑफिस का, तो कहाँ से उठा लाई हो उसे तुम, और कैसे किसी पर भी ट्रस्ट कर सकती हो? और उसे अपना शौर्य शब्द वहीं रोक देता है, क्योंकि वो उस लड़के को कृतिका का पति बोल ही नहीं पा रहा था। कृतिका उसकी हालत समझ जाती है। वो अपनी बाहें छुड़ाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं आप? सॉरी, भूलिए मत, आपको मेरा छूना पसंद नहीं है तो क्यों बार बार मुझे अपने करीब ला रहे हैं? और रही बात उस लड़की की, तो मैं पूरी जांच परख कर उसे अपना पति बनाकर यहाँ लाई हूँ। कृतिका आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सॉरी पास रखा एक फ्लावर बेस जोर से जमीन पर पटकते हुए चिल्लाता है, तुम्हारा पति सिर्फ मैं हूँ कृतिका, सिर्फ मैं, और खबरदार जो भूल से उसे किसी और को अपना पति कहा तो चाहे वो दिखावे के लिए ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे पति की जगह सिर्फ मेरा नाम आना चाहिए और किसी का नहीं। शौर्य का गुस्सा देख कृतिका डरने के बजाय मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा जी, मैंने किसी और को दिखाने के लिए अपना पति कह दिया तो जनाब के शरीर में आग लग गई, और जो मैं इतने दिनों से ये नकली मियाँ बीवी का नाटक देख रही हूँ उसका क्या? कृतिका शौर्य के और करीब जाती है और तंज भरी मुस्कान के साथ कहती है, कहा था ना, जो आग मेरे अंदर है वो अब आपके अंदर भी जलेगी। लगी ना आग मिस्टर प्रताप, कैसा लगा बताओ ना? कृतिका को अपनी बातों का मजाक बना देते सॉरी आपा खो देता है उसे। वो उसे अपने करीब खींचता है और बिना गवाए अपना एक हाथ कृतिका के सिर के पीछे रखकर उसके होठों को चूमने लगता। वो उसे चूमते हुए ही सोफे तक ले जाता है और उसे सावधानी से वहां लिटा देता है। वो बहुत ही हंगरी तरीके से उसे किस करने लगता है। सूर्य की यह हरकत कृतिका को हैरान कर देती है। उस एक्सीडेंट के बाद सूर्य आज तक उसके इतने करीब नहीं आया था। आज उसकी जलन उसे वापस कृतिका के पास ले आई थी। थोड़ी ही देर में सूर्य का किस और भी टिप होती गई, लेकिन कृतिका को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो हाथ पांव चलाने लगी। सूर्य समझ गया कि उसे दिक्कत हो रही है। उसका मन तो नहीं था, पर उसने कृतिका को छोड़ दिया। कृतिका का चेहरा लाल पड़ चुका था और वो अपनी बिखरी हुई सांसों को समेट रही थी। सूर्य मुस्कुराते हुए कृतिका गले से दुपट्टा हटाकर जमीन पर गिरा देता है और उसे फिर से महसूस करने लगता है। कृतिका कांपती आवाज में कहती है, सूर्य क्या कर रहे हैं आप? रुक जाइए, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बात मत भूलिए। सूर्य हल्का मुस्कुरा कर कहता है, डरो मत, प्रेगनेंसी में भी हम 5वां मंथ तक कर सकते हैं। बेबी को कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने अपना वो ड्रामा बंद नहीं किया तो आज रात भर तुम्हारी चीखें ही निकलेगी। और तुम जानती हो मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा, कर भी सकता हूँ। इतना बोलकर वो कृतिका के सूंड को थोड़ा नीचे खींचता है और उसके सीने के पास एक बाइट का निशान छोड़ते हुए पीछे हट जाता है। कृतिका धीरे से उठती है, अपना सूट ठीक करती है और दुपट्टा लेकर लपेट कर गंभीर होते हुए कहती है, पहले आप अपना ड्रामा बंद कीजिए सॉरी, फिर मैं करूंगी, क्योंकि जितना मुश्किल आपके लिए किसी और को मेरा पति बनते देखना है, उतना ही मुश्किल मेरे लिए भी है। और मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो पहले आप खुद सुधरो, फिर मुझसे उम्मीद करना। फिर वो शैतानी मुस्कान के साथ कहती है, चलिए मिस्टर प्रताप, आपकी बेबी आपको इंतजार कर रही होगी। अगर लेट हो गए और डेढ़ ने पूछ लिया तो क्या जवाब देंगे? थोड़ी देर बाद जैसे ही सूर्य पार्टी एरिया में आता है, अनाया उसके पास आकर उसकी बाहों में हाथ डालती है और उसे स्टेज पर ले जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, चलो सूर्य, हम ऐसे की तरह आज भी साथ में डांस करते हैं। म्यूजिक बजने लगता है। सूर्य जैसे ही उसका हाथ छोड़कर वहां से जाने लगता है, उसकी नज़र समरजी पर पड़ती है। उनकी आंखों का सवाल देख सूर्य रुक जाता है और मजबूरी में वापस अनाया के पास आकर उसकी कमर पर हाथ रखता है। डांस करते हुए जैसे ही सूर्य एक स्टेप लेता है, उसकी नज़र कृतिका पर जाती है। वो उसी लड़के के साथ डांस कर रही थी जिसे उसने अपना पति बनाया था। सूर्य की आंखों में खून उतर आता है जब उस लड़के का हाथ कृतिका की खुली पीठ पर देखता है। कृतिका को उस लड़के के साथ डांस करता देख और उस लड़के का हाथ कृतिका की खुली पीठ पर देख सूर्य के गुस्से से वहीं चढ़ जाती है। उसकी नजर कृतिका से हटती ही नहीं। वहीं कृतिका सूर्य को पूरी तरह इग्नोर कर उस लड़के के साथ मस्त होकर डांस कर रही थी। फिलहाल वहां तन्वी और युवान के साथ साथ जतिन और नूर भी डांस कर रहे थे। कृतिका को खुद को इग्नोर
करता देख सूर्य का गुस्सा और भड़कने लगता है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अपनी नज़र युआन पर करता है, जो खुद पहले से ही उसे देख रहा था। सूर्य अपनी आंखों से ही युआन को कुछ इशारा करता है। इशारा पाकर युआन अपनी आंखों से ही तन्वी को देख अपना सर ना में हिला देता है। उसका ना देख सूर्य उसे गुस्से से घूरता है। सूर्य का गुस्सा देख युआन को उसकी बात माननी ही पड़ती है। तभी वह अपनी नज़र जतिन पर करता है, जो बहुत प्यार से नूर की आंखों में आंखें डालकर डांस कर रहा था। जतिन को अपनी तरफ ना देखता देख युआन गुस्से से बड़बड़ाता हुआ तन्वी को छोड़ उसके पास जाता है और उसके कान में कुछ बोल तुरंत डीजे वाले को इंस्ट्रक्शन देकर तन्वी के पास आकर उसे ज्वाइन करता है। युआन के जाते ही नूर घबराए हुए जतिन को देख कर कहती है, ये कैसा प्लान है आप सबका, और आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं बॉस के साथ डांस करूंगी? नहीं होगा मुझसे। नूर को डरता देख जतिन उसे शांत करते हुए कहता है, बस कुछ मिनट की तो बात है, एक बार कृतिका उसके पास पहुंच जाए फिर तो काम खत्म। इतना बोल जतिन हल्का मुस्कुराते हुए बोलता है, आप एक बार मेरा तो सोचो, मुझे उस अनाया के साथ डांस करना पड़ेगा। उसकी बातें सुन दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहीं इधर तन्वी के चेहरे पर भी डर का माहौल था। उसे बस यही डर सताए जा रहा था कि वो सूर्य के साथ डांस कैसे करेगी। एक्चुअली सूर्य ने अपनी आंखों से युआन को पार्टनर एक्सचेंज करने को कहा था, ताकि कृतिका पार्टनर एक्सचेंज करते हुए उसके पास आए। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर ही रहे थे कि तभी वहां पार्टनर एक्सचेंज करने का अनाउंसमेंट होता है, जिसे देख अनाया के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाजा हो चुका था कि यह सूर्य का ही किया धरा है। अनाउंसमेंट होते ही पार्टनर एक्सचेंज होता है। सूर्य के पास नूर आती है, जतिन के पास तन्वी, युआन के पास कृतिका और अनाया उस लड़के के पास जाती है। सूर्य के करीब आते ही नूर की हालत खराब होने लगती है और वे बस इंतजार करती है कि कब वापस से पार्टनर एक्सचेंज हो। इधर कृतिका जैसे ही युआन के पास आती है, वह अपना चेहरा उससे फेर लेती है। एक बार भी वह युआन की तरफ नहीं देखती। उसकी ये हरकत बताने के लिए काफी थी कि युआन ने उसे किस हद तक तकलीफ पहुंचाई थी। तभी युआन कृतिका के चेहरे को देखते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहता है, लगता है बहुत नाराज है मेरी तूफान महल। क्या आप अपने युआन को माफ नहीं करेगी? युआन की आवाज कान में पड़ते ही कृतिका अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखती है और एक तंज भरी मुस्कान लिए बोलती है, मैं कृतिका हूँ और आपकी वो तूफान महल तो उसी समय मर गई थी जिस वक्त आपके मुंह से कृतिका निकला था। कृतिका का जवाब युआन के दिल को दहला देता है। वो कृतिका को देखते हुए बोलता है, पागल हो आप जो ऐसी बातें कर रही हो, प्लीज ये मरने की बातें मत किया करो। युआन की बातें सुन कृतिका को डॉक्टर सारिका की बातें याद आती है और वो अपनी आंखें बंद कर अपने आंसू रोकते हुए खुद से कहती है, शायद मेरी बातें एक दिन सच भी हो जाएगी। वापस से पार्टनर एक्सचेंज होता है। इस बार तन्वी जो जतिन के पास थी वो सूर्य के पास आती है और कृतिका जतिन के पास, युआन के पास अनाया और नूर उस लड़के के पास जाती है। लेकिन इस बार कुछ ही मिनट के बाद वापस से पार्टनर एक्सचेंज होता है और कृतिका सीधा सूर्य की बाहों में आ जाती है, जिसका सूर्य को कब से इंतजार था। कृतिका को अपने सामने देख सूर्य एक हाथ उसकी कमर और दूसरा हाथ उसकी खुली पीठ पर रख उसे खींचते हुए खुद के करीब करता है। तभी कृतिका के दोनों हाथ सूर्य के सीने पर आ जाते हैं। सूर्य की हरकत देख कृतिका गुस्से से उसे घूरते हुए कहती है, सब जानती हूँ, ये सब आपका प्लान है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही सूर्य अपने हाथों से उसकी पीठ को रब करते हुए कहता है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा अपने पति के करीब आने में? इतना बोल वो एक नजर उस लड़के को देख मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या है उसमें जो मेरी बीवी उसके करीब रहना चाहती है? कृतिका उसका हाथ हटाते हुए कहती है, पागल हो आप, ये क्या कह रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे। ये क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है मुझे। कृतिका की बात सुन सूर्य गुस्से से उसके बाल पकड़ उसके चेहरे को अपने करीब लाता है और कहता है, उसका एहसास मिटा रहा हूँ, छुआ था ना उसने यहाँ, अब जब भी तुम्हें यहाँ दर्द होगा ना तो तुम्हें मैं याद आऊंगा। और एक बात याद रखो कृतिका, मैं एक हद तक ही चीजें बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन वो हद पार होगी सारी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। सूर्य की आंखों में एक जलन, जुनून और उसकी बातों में एक जिद थी। कृतिका भी उसी के बराबर गुस्से में उसे बोलती है, अच्छा मिस्टर प्रताप, लेकिन आपकी हदें क्या है? कोई हद है आपकी? सूर्य उसे समझाने के लहजे में कहता है, उसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, लेकिन तुम्हारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं कृतिका जो तुम्हें किसी और के साथ रहना पड़े। वो तुम्हारा पति नहीं है। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी जिद छोड़ो। अगर तुमने उसे अपने रूम में ले जाने की हिम्मत भी की तो सोच लेना क्या हाल करूंगा तुम्हारा। सूर्य की धमकी सुन कृतिका एक उंगली से उसके सीने पर पोक करते हुए कहती है, आपकी हदें ही मेरी मजबूरी बनी है ये सब करने की, और अगर आप नहीं चाहते कि वो मेरे रूम में रहे तो आपको मुझे अपने रूम में रखना होगा। चॉइस इज योर्स मिस्टर प्रताप। इतना बोल कृतिका सूर्य को छोड़कर उस लड़की के पास चली जाती है। डांस खत्म होता है और सभी डिनर कर अपने कमरे में जाने लगते हैं। कृतिका की नजर सूर्य पर थी। वे देखना चाहती थी कि सूर्य अनाया को लेकर अपने रूम में जाता है या नहीं। वो जानती थी कि सूर्य अनाया को देखता तक नहीं था।
देखता तक नहीं होगा, फिर भी उसे किसी और के साथ देखना उसके बर्दाश्त के बाहर था। इधर सूर्य के चेहरे पर घबराहट के कारण पसीने निकल रहे थे। उसे पता था कि जैसे ही वह अनाया को लेकर जाएगा, कृतिका भी उस लड़के को लेकर चली जाएगी। उसे कृतिका का खुद से ज्यादा विश्वास था, पर उसे डर था कहीं वे लड़का कृतिका की मासूमियत का फायदा ना उठा लेकिन हुआ वही जो दोनों नहीं चाहते थे। समर जी के कहने पर सूर्य को अनाया को अपने कमरे में लेकर जाना ही पड़ा। ये देख कृतिका सूर्य गुस्से से सूर्य को घूरते हुए उस लड़के का हाथ पकड़ अपने रूम की तरफ चल पड़ती है। सूर्य और अनाया जैसे ही कमरे में आते हैं, कमरे की हालत देख सूर्य की भौहें सिकुड़ जाती हैं। पूरे कमरे में कैंडल्स चल रही थी और हर जगह फूल बिखरे हुए थे। बेड को काफी अच्छे तरह से फूलों से सजाया गया था। कमरे को देख सूर्य कुछ कहता या करता उससे पहले ही अनाया उसकी बाह पकड़कर उसे दीवार से लगा देती है। तुरंत अपने सीने से साड़ी का पल्लू हटाकर सूर्य के ब्लेजर को कॉलर से पकड़ती है और उसके करीब जाते हुए बहुत ही नशीली आवाज में कहती है, सूर्य क्यों ना आज फिर एक बार हम दो से एक हो जाए। तो मुझे तुम्हारी पत्नी नहीं बनना, बस तुम्हें खुश करना है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कृतिका तुम्हें कभी भी उस तरह से खुश नहीं कर पाएगी जिस तरह मैं कभी तुम्हें क्या करती थी। अनाया की हरकत और उसकी बातें सूर्य के सीने में आग लगा देती है, लेकिन मैं चुपचाप रहकर बस ये देखना चाहता था कि आखिर अनाया किस हद तक गिर सकती है। सूर्य न को कुछ न बोलता देख अनाया उसके खुले सीने पर अपनी उंगलियों से पैटर्न बनाते हुए आगे कहती है, बोलो ना सूर्य, हो गए मेरे साथ फिर से इस रिश्ते में आगे। आई प्रॉमिस तुम्हें मैं पूरी तरह सेटिस्फाइड करूंगी। इतना बोलो थोड़ा और मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम उस कृतिका को भूल नहीं सकते? वैसे भी वह तुम्हारे किसी काम की नहीं। अब देखो ना, आज वो खुद किसी और लड़के के साथ एक ही रूम में है, तो जब वो मजे कर सकती है तो हम क्यों नहीं? अनाया एक भी शब्द बोलती उससे पहले ही उस कमरे में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंज उठती है और अनाया फर्श पर गिर जाती है। वो थप्पड़ सूर्य ने मारा था और वो काफी तेज था। अनाया अपना हाथ गाल पर रखकर उससे गुस्से से सूर्य को घूरती है। तभी सूर्य अपने घुटनों पर बैठकर गुस्से में उसके बाल पकड़ता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, मैं चुप हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा चुप ही रहूंगा। और तुमने सोच भी कैसे ली? क्या सूर्य सिंह प्रताप तुम जैसी घटिया औरत के मुंह लगेगा? इतना बोल वो वापस एक जोरदार थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ देता है और गुस्से से बोलता है, तुम्हें क्या लगता है जो मेरे पीठ पीछे षड्यंत्र रचती रहती हो? तुम्हें मुझे नहीं पता नहीं चलता? वो एक और थप्पड़ जड़ते हुए कहता है, उस दक्ष के साथ देने से लेकर उस दिन कृतिका के एक्सीडेंट तक तुम्हारा हाथ है। और भी तुमने और भी तुमने जो कुछ किया है मेरी कृतिका को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसकी एक एक चीज की सजा मिलेगी तुम्हें और बहुत जल्द मिलेगी। सूर्य खड़ा होकर अपने दोनों हाथ पैंट के पॉकेट में डालता है और उसे घूरते हुए कहता है, और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, आज के बाद मेरी कृतिका की जगह लेने की कभी सोचना भी मत। उसके बारे में मेरे सामने कुछ कहने के पहले 100 बार सोचना, क्योंकि भले ही वह तुम्हारी बहन है लेकिन तुम्हारी जैसी बिल्कुल नहीं है। सूर्य वहां से निकल जाता है और कृतिका के बंद कमरे के बंद दरवाजे को देख गुस्से से कहता है, अब तो मैं बताता हूँ, मना करने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को अपने कमरे में ले जाने की? भले ही वे लड़का सूर्य अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, इस लड़के का दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा चलने लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ फैकिंग की पोजीशन पर एक दिन ये राज करे। वो एक अजीब मुस्कान लिए कृतिका के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। कृतिका का कमरा, कृतिका और वो लड़का जैसे ही कमरे में आते हैं, वे लड़का घबराहट के मारे कमरे में इधर उधर घूमने लगता है। कृतिका आराम से सोफा पर बैठकर अपना फोन देखने लगती है। उस लड़के की चाल बदल जाती है और वह थोड़ा लड़कियों की तरह व्यवहार करना लगता है। वो कृतिका के सामने खड़ा होकर अपना हाथ अजीब तरह से हिलाते हुए कहता है, माय गॉड कृतिका, तुम्हारा वो हबी तो बहुत कितना एग्री था, कहीं मुझे जान से ना मार दे। वो अपना हाथ गाल पर रखकर घबराते हुए कहता है, माय गॉड कृतिका, मैं तो अभी तक सिंगल ही हूँ, क्या तुम मुझे सिंगल ही मरते हुए देखना चाहती है? वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। लड़के के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ जाती है, लेकिन कृतिका ना तो उस तरफ देखती है और ना ही कोई मूवमेंट करती है, जैसे उसे पता था कि सूर्य ही उस आने वाला है। दरवाजे पर सूर्य ही था जो गुस्से से कृतिका को घूरे जा रहा था। सूर्य को देख वो लड़का तुरंत कृतिका के पास बैठकर उसे कस के पकड़ते हुए कहता है, कृतिका बेबी बचा लो मुझे, देखो तुम्हारा अंगरी हबी आ गया। उस लड़के को कृतिका के इतने करीब देख सूर्य तुरंत पास आता है और उसे कॉलर से पकड़ कर खड़ा करते हुए कहता है, जानता हूँ कि तू गे है, तुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मैं अपनी बीवी के करीब किसी को नहीं देख सकता। अगर वर्जिन नहीं मरना चाहता तो निकल ले यहाँ से। सूर्य की धमकी सुन वो लड़का तुरंत अपना कॉलर छुड़ा कर लड़कियों की तरह भागते हुए कमरे से निकल जाता है और सूर्य की नजर वापस कृतिका पर जाती है, जो अभी भी आराम से अपना फोन चला रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूर्य भी उसके सामने सोफे पर बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहता है, सच में बच्ची ही हो तुम, और हरकतें भी बिल्कुल बच्चों वाली ही है। मतलब कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास ऐसे फालतू आइडियाज? वो मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे चलाने के लिए तुमने एक गे को अपना पति बना लिया।
जैसे तुम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। कृतिका फोन में नजरें गड़ाए हुए बोलती है, बात हुई थी दिल में आग लगाने की, जो मैंने लगा दी, और क्या पता कल मैं किसी सच के लड़के को अपना पति बनाकर ले आऊं जिसे सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही इंटरेस्ट हो, क्योंकि अब इंटरेस्ट तो मेरे पति को भी मुझ में नहीं है। कृतिका की बातें सौर्य के गुस्से को बढ़ा देती है। वो तुरंत कृतिका का हाथ पकड़कर उसे खींचता है और सावधानी से अपनी गोद में उठा बैठा कर बोलता है, क्या कहा तुमने, और ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी। कृतिका फोन बंद कर आराम से कहती है, इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, वैसे भी इस बच्चे के जन्म के बाद तो आप मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर मुझे छोड़ने ही वाले होना, फिर मैं अकेली रहूं या किसी के साथ, आपको क्या फर्क पड़ता है। आपको तो बस अपने दोनों बच्चों से मतलब है ना, जो मैं आपको दे रही हूँ। और ट्रस्ट में मिस्टर प्रताप, आपके दोनों बच्चे मैं आपको देकर जाऊंगी। कृतिका का एक एक शब्द सूर्य को उसकी अपनी कही बातें याद दिलाने लगता है। उसे कृतिका की गलती भी याद आती है और वो गुस्से से उसका गाल पकड़कर दांत पीसते हुए कहता है, हिम्मत भी मत करना खुद से दूर कर मुझे, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दे रहा हूँ, क्योंकि जिस रिश्ते में विश्वास नहीं, वे रिश्ता जोड़कर रखने का कोई फायदा नहीं। और भूलो मत, विश्वास तुमने तोड़ा है, मैंने नहीं। सूर्य कृतिका को छोड़कर सोफा से उठते हुए कहता है, जब हर चीज में इतना दिमाग लगाती ही हो तो कल तक कुछ ऐसा करो कि वो औरत मेरे रूम से बाहर निकल जाए और डेढ़ को बुरा भी ना लगे। इतना बोल सूर्य कमरे से निकल जाता है और कृतिका बस उसे अपनी भीगी पलकों से देखती रह जाती है। सुबह सुबह सभी डाइनिंग एरिया में बैठे अपना अपना आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। हमेशा की तरह हेड चेयर पर सूर्य बैठा था, तो वहीं उसके अपोजिट चेयर पर समर जी बैठे थे। लेकिन आज फर्क यह था कि सूर्य की साइड वाली चेयर पर जहाँ हमेशा कृतिका बैठती थी, वहाँ आज अनाया बैठी थी। वो समर जी के सामने बिल्कुल उनकी बहू की तरह बिहेव कर रही थी और बहुत ही मजे से अपना मनपसंद खाना खा रही थी, जिसमें अधिकतर नॉनवेज था, क्योंकि वे जानती थी कि समर जी को नॉनवेज पसंद है। इस बात का फायदा उठाकर उसने आज का पूरा ब्रेकफास्ट ही नॉनवेज बनवाया था और खुद भी मजे से खा रही थी। वहीं दूसरी ओर नॉनवेज की स्मेल के कारण कृतिका एक साइड में चुपचाप बैठी पोहा खा रही थी, जिसे तन्वी ने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि कृतिका का आज पोहा खाने का मन था। जब से कृतिका प्रेग्नेंट हुई थी, उसके मनपसंद खाने पीने का ख्याल तन्वी ही रखती थी और वही बनाया भी करती थी। पूरा माहौल बिल्कुल शांत था, तभी किसी की आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उस तरफ जाता है। वहाँ डॉक्टर सारिका अपने हाथों में बैग लिए खड़ी थी, जिन्हें देखकर सभी को हैरानी होती है। सिर्फ सूर्य को छोड़कर वो बस एक बार कृतिका को देखता है और अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वहीं डॉक्टर को मेंशन में देखकर समर जी सूर्य की तरफ थोड़ा चिंता करते हुए कहता है, सूर्य, ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रही है। बच्चे, क्या किसी को कुछ हुआ है क्या। अपने पिता की बात सुनकर सूर्य एक नजर कृतिका को देखता है, तभी दोनों की नजरें मिलती है। जैसे ही दोनों की नजरें मिलती है, कृतिका तुरंत अपनी नजर सूर्य से फेर लेती है। कृतिका को खुद से नजरें फेरता देख सूर्य लाचारी से अपना सिर ना में हिला देते हुए खुद से कहता है, एक तो गलती भी करती है और ऊपर से एटीट्यूड भी दिखाती है, क्या है ये लड़की। समर जी जब कुछ देर इंतजार करते हैं और सूर्य कोई जवाब नहीं देता, तब वे थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, सूर्य, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, यहाँ पर किसको क्या हुआ है जो आपने डॉक्टर को बुलाया है। समर जी की ऊंची आवाज से सभी की नजर उनकी तरफ चली जाती है। तभी सूर्य भी उनकी तरफ देखकर तुरंत कहता है, जी डैड, वो मैंने इसके लिए डॉक्टर को बुलाया है ताकि इसका चेकअप हो जाए और हमें बच्चे की कंडीशन का पता चले। उसने ये बात अनाया की तरफ इशारा करते हुए कही थी। सूर्य की बातें जैसे ही कृतिका के कान में जाती है, उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है। वो अपनी नजर झुकाए हुए मन में कहती है, जो बात मैं बोलती नहीं वो खुद समझ जाते हैं, लेकिन इतने दिन से चीख चीख कर कह रही हूँ कि भूल से गलती हो गई, माफ कर दो। वो इन्हें समझ नहीं आता। कृतिका ने ये बात इसलिए सोची थी क्योंकि उसने ही डॉक्टर सारिका को बुलाया था और सूर्य ने बिना उसके बोले ही सब समझ लिया था। जहाँ सूर्य की कई बातें कृतिका को खुश कर गई थी, वहीं दूसरी तरफ अनाया के चेहरे के रंग उड़ गए थे। उसे डर था कि कहीं डॉक्टर सारिका सभी के सामने सच ना बोल दे, खासकर समर जी के सामने, क्योंकि सभी को कहीं ना कहीं उसकी असलियत का पता था। अपने डर को छुपाते हुए अनाया मुस्कुराते हुए सूर्य के हाथों पर अपना हाथ रखकर कहती है, सूर्य, तुम भी ना खामखा टेंशन लेते रहते हो, हम आराम से क्लिनिक जाकर चेकअप करवा लेते ना। अनाया आगे कुछ कहती उससे पहले ही समर जी उसे समझाते हुए कहते हैं, सूर्य ने जो किया है सही किया है, अब जाओ और अपना चेकअप करवा लो ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे नन्हे मेहमान कैसे हैं। ये बोलते वक्त उनकी आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी और उनकी आंखें भी हल्की नम हो जाती है। तभी अनाया और सूर्य डॉक्टर सारिका के साथ कमरे की तरफ चले जाते हैं। समर जी को इमोशनल होता देख कृतिका तुरंत अपनी जान जगह से उठकर उनके पास बैठती है और उनके कंधे पर अपना हाथ रखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल जी, आप टेंशन मत लीजिए, आपके नन्हे मेहमान बिल्कुल ठीक ही होंगे और बहुत जल्द आपकी गोद में खेलेंगे। कृतिका की बातें समर जी के चेहरे पर वापस मुस्कान ला देती है। वो कृतिका के सिर पर अपना हाथ रखकर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, आप सच में बहुत प्यारी बच्ची है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।